हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एम टी में चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो हमने किया था, हमने जो है प्रमेय 10.1 को 10.2 भी की थी, ठीक है। तो आप उनको जाके देख लीजिए, उसके बाद आप इस जो है टॉपिक पे आप आइए जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब बिना किसी तरीके से वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं, तो देखो क्या होगा भाई। कक्षा 10 की विषय गणित से आज हम करेंगे पार्ट 10, जिसका नाम है व्रत। उसका परिचय आज करेंगे। तो देखो, व्रत का परिचय मुझे देने की आवश्यकता नहीं होगी, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ आपको भाई, व्रत जो है वो होता क्या है ना। भाई व्रत जो है वो होता क्या है, देखिए व्रत की परिभाषा ये होती है कि भाई ऐसी गोलाकार आकृति है ना। चलो भाई अपने गोलाकार आकृति बना लेते हैं, है ना। ऐसी बंद गोलाकार आकृति, थोड़ा सा में से व्रत ऐसे बन गया, बट कहने का मतलब आप प्रकार से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्रत होगा, ठीक है। यानी ऐसी गोलाकार आकृति जिसका कोई किनारा या कोना नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर कोई किनारे या कोना है क्या, नहीं है ना। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक व्रत होगा, ठीक है। अब आती है बात व्रत के केंद्र की, है ना। व्रत के केंद्र या फिर व्रत का केंद्र है ये, है ना। व्रत का केंद्र जो है वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके सेंटर पॉइंट पे, है ना, इसका बीच वाला जो पॉइंट होगा, है ना, बीच वाला पॉइंट है एकदम इसके बीच में स्थित है ना। एकदम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर बीच वाला पॉइंट इसको बोल देंगे ओ, और यही जो है अपना व्रत का केंद्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बिंदु ओ जो है व्रत का केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बात आती है भाई, अगला टॉपिक अपना आता है त्रिज्या। यानी व्रत की त्रिज्या जो है वो क्या है भाई। व्रत की त्रिज्या बारे में जानेंगे। तो देखिए व्रत की त्रिज्या जो है क्या होती है भाई। मान लो मैं काम करता हूँ कि भाई देखो यहाँ पर व्रत जो है, अब व्रत जो है कैसे बनता है कि भाई एक बिंदु लेते हैं, केंद्र बिंदु, और यहाँ से जो है एक निश्चित दूरी पर एक जो है बिंदु रख के फिर अलग अलग ऐसे सारे बिंदु पर जो है वो अपन करते हैं, तब जाके पूरा एक व्रत बनता है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर केंद्र ओ से व्रत की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ओ को ए से मिलाने पर जो दूरी होगी उसे वो नाम दे देंगे अपन आर। यानी कि ओ ए जो है व्रत की त्रिज्या हो जाएगी, जो कि आर होगी अपनी, ठीक है। इसको आर से दर्शाते हैं, ठीक है। आर का मतलब होता है रेडियस। अब इसके बाद जो है अब आर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि भाई यहाँ पर भी अगर एक बिंदु होगा बी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी आर। अब देखिए ये ए बी, यहाँ पर बी ए जो है, बी ए जो है वो क्या होगा, बी ए कहलाएगा व्रत का व्यास। और आपको पता ही है कि भाई व्यास जो है उसको डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है 2 गुना आर। ये अपने को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई, इसी के साथ अब देखिए परिधि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में मिलने पर जो केंद्र से होकर नहीं जाता होगा ना, ऐसा रेखाखंड, वो जो है क्या कहलाएगा, ये ए डैश और ये बी डैश। तो यानी कि ए डैश बी डैश जो है वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड ए डैश बी डैश अपना क्या कहलाएगा, व्रत की जीवा। अब आपके मन में एक सवाल नहीं आया कि जिस तरह से ये एक जीवा है, क्योंकि व्रत का जो व्यास है वो भी एक जीवा है, ऑफकोर्स है भाई। हम ये कह सकते हैं कि भाई व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है अब अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखो मेन टॉपिक जो अपना क्या होता है भाई, अब हम बात करते हैं एक व्रत तथा एक रेखा, जिसको हम नाम दे देंगे पी क्यू, है ना। एक व्रत एक तथा एक रेखा के लिए 3 स्थितियां संभव होगी। अब वो क्या होगी, संभव है। देखिए यहाँ पर पहली स्थिति पर आता है अपन। तो देखो पहली स्थिति अपनी ये होती है कि भाई मान लीजिए ये एक रेखा है भाई, चलो भाई अपन ने मान लेते हैं ये एक रेखा है जिसको अपन ने नाम दे दिया, यहाँ पर ये बिंदु P और यहाँ पर है भाई बिंदु Q, और यहाँ पर अपन बना लेते हैं एक व्रत, है ना। एक व्रत बना लिया अपन ने जिसका केंद्र बिंदु जो है वो क्या है, वो है भाई, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर पहली स्थिति होगी। अब अपनी आती है भाई, ये अपनी पहली स्थिति होगी। अब आती है अपनी दूसरी स्थिति। अब देखिए दूसरी स्थिति में जो है वो क्या होगा, यहाँ पर मैं एक व्रत बना लेता हूँ, ठीक है। व्रत बना लिया जिसका केंद्र जो है वो है वो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भाई हो सकता है कि ये रेखा बाहर है, तो हो सकता है कि ये रेखा इसके अंदर में से गुजर सके,
ये भी तो हो सकता है ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेखा जो है वो पी क्यू तो है ही है, जहाँ पर ये टच कर रही है उनको भी बिंदु को नाम दे देंगे अपन, इस पर यहाँ पर जो है बिंदु हो जाएंगे, तो यानी ये हो जाएगा ए और ये बी। ठीक है, अब तीसरी जो स्थिति आती है, अब तीसरी स्थिति में आपको बता दूं तीसरी स्थिति क्या होगी भाई। तीसरी स्थिति देखते हैं भाई। हो सकता है कि यहाँ पर एक वृत्त हो, है ना, चलो एक वृत्त है, ठीक है भाई, ये वृत्त और इसका केंद्र जो है मान लीजिए ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिससे एक स्पर्श रेखा जो है वो जा रही है, मतलब जिससे जो है एक रेखा जा रही है यानी एक बिंदु पर टच होके। तो यहाँ पर ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, जहाँ पे टच हो रही है उसको बिंदु को नाम दे देते अपन A। ठीक है, और ये बात हो गई अपनी। अब यहाँ पर जो है अपने तीन स्थिति बनी थी, है ना, तो स्थिति एक के लिए ना, स्थिति एक में रेखा, स्थिति एक में, है ना, स्थिति एक में रेखा पी क्यू तथा स्थिति एक में रेखा पी क्यू तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कोई भी कॉमन बिंदु जो है नहीं है ना, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, इस दशा में, है ना, इस स्थिति में जो है, इस दशा में पी क्यू को वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आता है पहली स्थिति के लिए बोल रहे हैं भाई रेखा पी क्यू, यानी कि ये जो रेखा पी क्यू है ना, वो वृत्त, वो पी क्यू तथा वृत्त में कोई विनिष्ठ बिंदु नहीं है, यानी कि यहाँ पर इनके मिलने को कोई बिंदु हो ही नहीं सकता, यानी ये अलग है और ये अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दशा में पी क्यू को वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, यानी कि ये जो पी क्यू है ना, वो केंद्र ओ वाले वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन स्थिति सेकंड पर, यानी स्थिति दूसरी स्थिति पर आते हैं। तो देखो दूसरी स्थिति क्या बोलती है, स्थिति दो में रेखा पी क्यू और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु ए तथा बी है। ठीक है, इस दशा में, यानी कि इस स्थिति में जो है रेखा पी क्यू को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी इस स्थिति में जो है इसको वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे और यहाँ पर ये अप्रतिच्छेदी रेखा थी पहली स्थिति में। अब आती तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में जो है वो क्या होगा, इसमें रेखा पी क्यू और वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु ए है ना, उभयनिष्ठ बिंदु
ए है, ठीक है, विनिष्ट बिंदु ए है। इस दिशा में रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की क्या स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ये अपनी बात हो गई भाई। ठीक है, पहली स्थिति में जो है ये अपनी अप्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी, और दूसरी स्थिति में जो है वृत्त की छेदक रेखा, और तीसरी स्थिति में जो है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, रेखा पी क्यू। अब बारी आती है आगे विश्लेषण करने पर। देखो, अगर अपने को वृत्त की स्पर्श रेखा की अगर परिभाषा लिखनी है तो देखो कैसे लिखेंगे कि भाई किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। और इसी के बाद देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा के लिए एक और बात ये कही गई है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, छेदक रेखा की विशिष्ट दशा है जब जीवा, संगत जीवा है ना, यानी इसके साथ वाली जीवा जो होगी ना के दोनों सिरे संपाती हो जाए, है ना, यानी दोनों सिरे जो है वो जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए, ये अपने को जो है उसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, और एक और अपन फैक्ट ये लिख सकते हैं। देखो एक और बात आती है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब स्पर्श बिंदु जो है कैसे कहते हैं, स्पर्श रेखा तथा वृत्त के विनिष्ट बिंदु है ना, वृत्त के विनिष्ट बिंदु स्पर्श रेखा तथा वृत्त के विनिष्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलो भाई आ जाओ वापस स्पर्श रेखा पे। तो देखिए स्पर्श रेखा पे जो बिंदु ए है ना, विनिष्ट बिंदु, उसी को जो स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है अपने भाई एक और फैक्ट की बात है, जो वो ये है कि भाई वृत्त, अब देखिए यहाँ पर जो है स्थितियों का अकॉर्डिंग, अब देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखाओं के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो है फैक्ट की बात ये आएगी, एक और फैक्ट की बात ये है कि भाई देखो वृत्त के अंदर स्थित, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने, किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये बात तो पहले क्लियर होगी थी अपनी कि भाई देखिए अगर वृत्त यहाँ पर ये स्पर्श रेखा जो है ये अगर वृत्त के अंदर आएगी तो ये छेदक रेखा बन जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है स्पर्श रेखा का। ठीक है, और वृत्त पर किसी स्थित बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी इस एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर इस स्थिति में अपन ये समझ सकते हैं। ठीक है, और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये बात भी अपनी हुई। इसी तरह से जो है अपने आप इन फैक्ट को जो है संभाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है ध्यान देने वाली बात अपनी आएगी कि भाई देखो ये थी अपनी मेन बात। अब आगे जो है इम्पोर्टेंट बात भी आ जाएगी। अब देखो अपनी इम्पोर्टेंट बात आती है एक प्रमेय
10.1 तथा प्रमेय 10.2। अब देखिए प्रमेय 10.1 और 10.2 के लिए मैंने जो अलग से वो जो है मतलब बता दिया है आपको, ठीक है, आप उसमें जो है जाके देख सकते हैं, ठीक है। अपना प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 बटे इसके बाद वो, ठीक है, इसी के साथ अपन ने जो है परिचय है वो पूरा होता है। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका प्यारा MT मैथमेटिक्स चैनल है, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।